देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनावी हिंसा बड़ा मुद्दा लगातार बनती जा रही है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आ गया है। लेकिन पूरे मामले में आज का बड़ा अपडेट क्या है, जल्दी से एक एक करके पश्चिम बंगाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। देखिए, बर्दवान में एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। बंगाल का आज का हाल ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या का आरोप टीएमसी पर मढ़ दिया है। वर्धमान में कमल निशान वाले झंडे से लिपटी कार्यकर्ता की लाश देखकर बीजेपी का पारा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 2 दिन में 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के, जिसके बाद से बीजेपी लगातार आक्रामक है। वहीं बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को Z+ की सुरक्षा दी गई है। आपको बताते चले, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली है। सीएस और डीजीपी आज गृह मंत्रालय की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर केंद्र की तल्खी अपनी जगह कायम है। कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षा इसलिए मिली है क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था किस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को न सिर्फ चोट आई थी बल्कि उनकी गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। वहीं 10 दिसंबर की हिंसा को लेकर समन किया गया था अधिकारियों को। कुल मिलाकर स्थिति लगातार पश्चिम बंगाल की बीजेपी बनाम टीएमसी की ऐसी बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको और भी खबर देंगे कि टीएमसी में किस तरह से फूट की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। बंगाल की सियासी बिसात में जीते जागते इंसान मोहरे बन गए हैं, लेकिन शतरंज के शह और मात वाले जितनी शराफत सियासी जंग से कोसों दूर है। यहाँ मोहरे पल भर में लाश बन जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के झंडे में लिपटी ये लाश पार्टी के कार्यकर्ता की है। परिवार और बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या टीएमसी ने करवाई है। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। ये पूरा झूठ है। वो जो मर गया वो तालाब में डूब के मरा। इसमें तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर जो तृणमूल का दीवाल था पहले से, वो दीवाल पर उन्होंने अपना पार्टी का सिंबल लिख दिया। हमारा एक तो ऑफिस में ताला लगा दिया, तो ऐसा करेगा तो झूठ झमेला तो बढ़ेगा। जिस वर्धमान में ये हत्या हुई, वहीं पर बीजेपी और टीएमसी की खुली भिड़ंत भी कैमरे में कैद हुई। शहर की दीवारों पर अपने अपने चुनाव चिन्ह बनाने की होड़ में दोनों तरफ के कार्यकर्ता भीड़ पड़े। बीजेपी के कमल निशान पर कई जगहों पर स्याही पुती मिली। आरोप है कि ये कारगुजारी भी टीएमसी की है, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बंगाल के लिए नई नहीं है। करीब करीब हर जिले में ऐसी भिड़ंत हो रही है और खून भी बह रहा है। शायद दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को इसकी आदत भी पड़ चुकी हो, लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की सियासत के इस खूनी जंग से रूबरू हुए। बुलेट प्रूफ कार के चलते नड्डा तो इस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टीएमसी के पत्थर झेलने पड़ गए। ये उसी हमले का नतीजा है कि विजयवर्गीय को भी अब Z+ सुरक्षा दे दी गई है, जिसके तहत उनके काफिले में भी अब बुलेट प्रूफ कार शामिल हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए। पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। और इसलिए जनता को विचार करना है। जनता इस पे प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कि टीएमसी की सरकार किस प्रकार यहाँ पर लोगों की सुरक्षा कर पा रही है।
बीजेपी भले ही अपने कार्यकर्ताओं की जान को टीएमसी से खतरा बताती हो, लेकिन टीएमसी हर आरोप पर हर बार पलटवार बीजेपी पर ही थोप देती है। चुनाव से पहले सहानुभूति बटोरने के लिए आशंकाओं और डर की सियासत और भी तेज हो गई है। সরকার এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। অভিষেক ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জিকে খুন করাবার চক্রান্ত হয়তো করতে পারেন। অভিষেক ব্যানার্জির স্ত্রী 40 দিন ধরে মা কালীতে মন্দিরে গিয়ে মারণ যজ্ঞ করছে সকালবেলা ও গর্ভগৃহের মধ্যে বসে। এই ঘটনাটা সুব্রত মুখার্জি হয়তো জানতে পেরেছেন, সেই জন্য এটাকে বিজেপি নামে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। चुनावी हिंसा की रफ्तार बता रही है कि चुनाव आते आते हालात और भी संगीन हो सकते हैं। सत्ता और वोट की ये महाभारत बेहद भीषण है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। खून खराबा कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन बीजेपी यह बखूबी जानती है कि बार बार हो रही हत्याओं का असर राजनीति के साथ साथ चुनावी मैदान में भी होगा। जितने कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है उनका हिसाब भी रखा जा रहा है और हिसाब लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। पार्टियां ये जानती हैं कि अगर सरकार लगातार इसी तरह विफल रही तो उसका जवाब जनता जरूर देगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। रक्त रंजित राजनीति आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक जारी रहेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। वो भी तब जब ये भी विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने का वक्त बाकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार पश्चिम बंगाल में डटकर टीएमसी का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज तो आपको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दे दी गई है, लेकिन ये समाधान तो है नहीं। पश्चिम बंगाल की ये जो रक्त रंजित राजनीति है, यह खत्म कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, खत्म जब भी होगी जब ममता जी की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि मैं विगत 6 वर्षों से यहाँ पर हूँ और एक समय था जब हमारी पार्टी चौथे स्थान पर थी। पहले टीएमसी थी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी और सीपीएम दोनों सेकंड नंबर पे थी। हम थर्ड और फोर्थ नंबर पे थे। तब हम पे कोई हिंसा नहीं होती थी। तब हम बहुत आराम से यहाँ पर हमारा संगठन का विस्तार करते थे। जैसे ही हम लोगों ने अपने संगठन का विस्तार किया, चुनाव में हम लड़ने लगे। पंचायत चुनाव में आपने दृश्य देखे होंगे, हमने सारी पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता खड़े किए। बस तब से जो हिंसा का डायरेक्शन कांग्रेस और सीपीएम से हमारी तरफ हो गया। तो उसके पहले कांग्रेस के लोगों को भी मारते थे, सीपीएम के लोगों को भी मारते थे। हम लोगों को के हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई पिटाई नहीं होती थी। पर ये पंचायत चुनाव में जो हमने हमारी ताकत दिखाई, उसके बाद से एकदम उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया और बीजेपी के लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि जिस कार्यकर्ता के साथ मैं बैठ के एक दिन बैठक करके आता हूँ, दूसरे दिन एकदम उसकी लाश का फोटो मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की क्या हालत होती है। तो अभी तक 135 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अभी 3 दिन के अंदर 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। एक वीक के अंदर, पिछला वीक अगर हम जोड़े तो 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। तो ये जो हत्याओं का दौर है, ये ममता जी इसलिए कर रही है कि उनकी जमीन खिसक गई है। उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीचे तक, बहुत नीचे तक पहुंच गई है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। और यही कारण है कि वे हिंसा। ठीक है, आप पश्चिम बंगाल में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या जो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है आप उसी से लाइव कर रहे हैं? और मेरा अगला सवाल इसी के साथ ये है, आपने टीएमसी पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया ये सामने आई है कि दरअसल आपसी रंजिश में भी अगर किसी की मौत हो रही है तो आरोप टीएमसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मर दे रही है और इस तरह की राजनीति उसकी पश्चिम बंगाल में कभी सफल नहीं होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक विधायक को फांसी पे लटकाया, वो हत्या थी, क्लियर कट हत्या थी, उसको आत्महत्या में बदल दिया। मतलब बंगाल का जादू वैसे बड़ा फेमस है कि वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता और पुलिस और गुंडों का गठबंधन इतनी बड़ी जादूगरी करता है कि हत्या कर देता है और हत्या के बाद आत्महत्या में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे एक केस नहीं हुए, बहुत सारे केस हुए। कभी एक्सीडेंट में उसको परिवर्तित देते। तो इस प्रकार के जो नेक्सस काम कर रहा है वहाँ राजनीतिक दल का, अधिकारियों का और गुंडों का, वह सारी परिभाषाएं बदल रहा है।
मतलब मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ। मैंने बिहार में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया, पर बंगाल सरी की राजनीति, बंगाल सरी का राजनीति का प्रशासन का राजनीतिकरण और उसके बाद अपराधीकरण, मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ कि नौकरशाही का राजनीतिकरण भी हो गया और अपराधीकरण भी हो गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक पर आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। टीएमसी के भीतर तोड़फोड़ भी बहुत देखी जा रही है और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। सबके बीच खबर यह है कि शिवेंदु अधिकारी विधायकी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, तो क्या आप लोगों की कोई बातचीत उनसे चल रही है? और आज ही एक विधायक ने अपने ही मंत्री पर आरोप लगा दिए कि उन्होंने इलाके में कोई काम ही नहीं करवाया टीएमसी के। देखिए, विधायक नहीं, कम से कम आधे से ज्यादा मंत्री और आधे से ज्यादा विधायक टीएमसी की वर्तमान व्यवस्था से बहुत नाराज है, क्योंकि जो टीएमसी का जिन लोगों ने सृजन किया, जो लोग टीएमसी की बनाने वाले टीम में शामिल थे मुकुंदा के साथ में, सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 लोगों के पास पूरी की पूरी टीएमसी की चाबी है। एक दीदी के पास, एक उनके भतीजे के पास और एक आयातित व्यक्ति के पास जो चुनाव की रणनीति बना रहा है। ये 3 लोगों के हाथ में पूरी पार्टी की सत्ता चली गई। जो सीनियर कार्यकर्ता है टीएमसी के, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो नाराजगी इसलिए है कि सत्ता के अहंकार में बुआ भतीजे हैं और इसलिए उनकी पार्टी में नाराजगी है। अब नाराजगी होगी तो आज जाएंगे कहाँ? अगर उनको राजनीति करना है तो कांग्रेस खत्म हो गई, सीपीएम खत्म हो गई, तो अब कुल मिलाकर अगर राजनीति करना है और बंगाल का विकास करना है, बंगाल को सोनार बंगला बनाना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। तो यानी कि बीजेपी वेलकम करने के लिए टीएमसी के नेताओं को पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी इस जानकारी के लिए, और आप अपना ध्यान भी रखिए। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस बात का दावा करते हुए कि टीएमसी में तोड़फोड़ इसलिए चल रही है खुद के भीतर क्योंकि काम कोई किया नहीं है। ऐसे में जो अच्छे नेता हैं बीजेपी के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, बंगाल की राजनीति में सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी हैं। बीजेपी पूरा दमखम लगाकर दीदी का दुर्ग ढाना चाहती है, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। तो वहीं दीदी किसी भी सूरत में अपनी सत्ता को बचाना चाहती हैं, मगर इस लड़ाई में दीदी को अपनों का साथ नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर टीएमसी नेताओं में ही जंग छिड़ गई है। भारतीय राजनीति की सियासी बिसात बिछाने में माहिर माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं ये। इन्हें भारतीय राजनीति के धुरंधरों को सत्ता का स्वाद चखाने में महारत रखने का रणनीतिकार माना जाता है। कभी ये शाह के सारथी थे तो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी, मगर अब ये ममता बनर्जी के साथ हैं। मगर टीएमसी को बंगाल में एक बार फिर विजय दिलाने के इरादे से सियासी मोहरे बिछाते प्रशांत किशोर पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस हंगामे की पटकथा उसी रोज शुरू हो गई थी जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी कहा था। যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती थीं कि बंगाल में बाहर से आए लोगों की नहीं चलेगी, मगर ममता बनर्जी को बंगाल में ही बीजेपी ने करारा जवाब दिया था। যারা বাইরের লোককে বলছে বহিরাগত আমাদের নেতাদের প্রধানমন্ত্রীকে গৃহমন্ত্রীকে তিনি প্রশান্ত কিশোরকে টাকা দিয়ে এনেছেন বিহার থেকে, তিনি বহিরাগত নন। যিনি আইপিএল এ নাচানাচি করেন শাহরুখ খান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বাংলা, তিনি বহিরাগত নন। দিদিমণির ভাইপোর বউ পাঞ্জাবি মেয়ে থাইল্যান্ড থেকে এসছে, সে বহিরাগত নয়, বাড়ির বউ হয়ে গেল। আর আমাদের নেতারা বহিরাগত, এই পাগলামির জবাব লোকে দেবে। बीजेपी को तो मानो सजी सजाई थाली मिल गई। राजनीति का माहौल ऐसा हो रखा था कि जहां एक और प्रशांत किशोर के प्रति तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी थी, तो वहीं ये भी डर था कि कहीं आने वाले दिनों में उन नेताओं का रुआब या रुतबा कम न हो जाए। ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि कई नेताओं ने इसे बोलना शुरू कर दिया, तो कईयों ने अपनी तरफ से इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए। जहां एक और नाराजगी है तो वहीं कई दुविधा में हैं कि आखिरकार पार्टी में रहना है कि आगे कदम बढ़ाना है, जिसका पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है।
मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक पब्लिक रैली में प्रशांत का खुलेआम विरोध करते हुए कहा था, क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है पीके? और तो और बैरकपुर विधानसभा से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर दिया। सियासी गलियारों की माने तो ये गलत नहीं होगा कहना कि लगातार प्रशांत किशोर के खिलाफ नाराजगी लोगों में बढ़ती ही चली गई। आलम यह है कि नाराजगी का इजहार भी किया गया, लेकिन जब पार्टी के आला कमान ने ये साफ कर दिया कि उन्हीं की बात सर्वोपरि रखी जाएगी तो खलबली मच गई। खलबली अब नेताओं में इस कदर मची है कि कई पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हैं और कई अब सवाल कर रहे हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े होने के बावजूद इन सारी बातों का मतलब ही क्या है। फिलहाल इस खलबली को इस खेमे की खलबली में बदलते हुए देखा जा रहा है, जिससे जहां एक और पार्टी में परेशानी है तो वहीं कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब खुद पार्टी ही खोज रही है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मची हुई है। प्रशांत किशोर को लेकर कुछ नेताओं में नाराजगी है तो ममता बनर्जी के भरोसे वाले नेता ही पार्टी से किनारा कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता के एक विधायक ने अपने ही मंत्री के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हजारा, शंकुदेव पांडा, शुभेंदु अधिकारी, ये वो नाम हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दी। मगर एक जमाने में ममता के खास कहे जाने वाले इन नेताओं का टीएमसी से भी मोह भंग हुआ और ममता बनर्जी से भी। कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मची हुई है। 2021 के चुनावी समर से पहले उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने साथ छोड़ दिया। ममता की नीतियों से उनका मोह भंग हुआ तो निशाना साधते हुए कुर्सी त्याग दी। पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बगावत को रोकने में नाकाम क्यों रही, इसका जवाब दीदी के बाद पार्टी की नंबर 2 की पोजीशन संभाल रहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। सियासी गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच फासले लगातार बढ़ते तब चले गए जब शुभेंदु अधिकारी को हटाकर अभिषेक बनर्जी को यूथ विंग का मुखिया बना दिया गया। मुकुल रॉय ने भी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अभिषेक बनर्जी पार्टी में लगभग नंबर 2 बन गए और उसी के बाद से उन्होंने सारे फैसले उम्मीदवार से लेकर कौन किस पद पर आसीन होगा खुद ही लेना शुरू कर दिया और तब से पार्टी की गतिविधियों में भी अंतर आ गया। अभी इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी रणनीति बना ही रही थी कि करारा झटका उन्हीं के एक और विधायक ने दे दिया। टीएमसी विधायक और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने भी ममता के मंत्री फिरहद हकीम को चिट्ठी लिखी है और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैंने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखा है। इस तरह का चिट्ठी मैं 6-7 पहले भी लिख चुका हूँ और मेरी ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इस चिट्ठी को प्रेस के सामने ला दिया जाएगा, लेकिन प्रेस के सामने ला दिया गया, चिट्ठी को लीक कर दिया गया। इस शहर को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, इस शहर को प्यार करने वाले हम लोग हैं। कुछ बाधाएं थी जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था, बस केवल इतना मामला है। वक्त बताएगा कि सत्ता हासिल करने में कौन किसे नुकसान पहुंचाता है। वैसे बीजेपी अपनी कारगर रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल सरकार में कहीं मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं विधायक अपने ही मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कहीं दादा और अनुगामी के पोस्टर नजर आ रहे हैं तो कहीं खुद ही अपने विधायकों को अपने तर्ज पर रखने में ही तृणमूल कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो लड़ाई अब तक बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस हो रखी थी, अब मानो तृणमूल कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस ही हो गई है और यही बंगाल की राजनीति में मानिए दुधारी तलवार की तरह काम करेगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी और अनिल गिरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।